नाज़रीन, मालिक मकान और किराएदारों के दरमियान साल चलने वाले मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी और हतमी उसूल तय कर दिया है। अब मालिक मकान के इंतकाल के बाद उसके कानूनी वारिस अज खुद मालिक तस्वुर होंगे और उनके साथ नया मुआहदा करना लाजमी नहीं होगा। चीफ जस्टिस याई आफरीदी के बेंच ने वाजे किया कि अगर किराएदार को पता है कि मालिक का इंतकाल हो चुका है और वो वारिस को किराया देने की बजाय पुराने मालिक के नाम पर अदालत में रकम जमा कराता रहता है तो उसे जानबूझकर डिफॉल्ट माना जाएगा। माहिर कानून एडवोकेट आमना कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर दिया है कि मालिक के इंतकाल के बाद नया किरायानामा ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे मजीद पेचीदगी भी बढ़ सकती है, क्योंकि नए वारिस तो एक की बजाय ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अब किराएदार के हुकूक कैसे यकीनी बनाए जा सकें? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एक्चुअली जो सवाल आपने किया ये भी मेरे दिमाग में था, तो मैंने जजमेंट जब पूरी पढ़ी, इसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि एक भी वारिस सब के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो अगर एक भी वारिस मांगे रेंट, इसका ये मतलब है कि सब वारिसों के तौर पे रेंट ली जा सकती है। और अगर एक भी वारिस बंदे को बेदखल करने की कोशिश करता है तो वो सब के तौर पे एक्ट कर रहा है। सो वन लीगल एयर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। बट हमारे मुआशरे में डेफिनेटली ये हो सकता है कि औरतों को उनके हकूक़ को साइड पे करने के लिए या छीनने के लिए आदमी उन पूरी शहर को ले लें, तो हमारे माशरे में इससे प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं, आई थिंक। तो आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि इस कानून में कोई तरमीम आएगी और फिर ये भी डिफरेंशिएट किया जाएगा कि जितने लोग हैं फिर उनमें किराया डिस्ट्रीब्यूट हो, या क्या प्रोसेस आगे हो? तो ये शरई तौर पे ऑब्वियसली जो सक्सेशन होती है, तो इस जजमेंट में लिखा है कि सक्सेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी जब मालिक मकान की फौतगी हो जाती है। तो उसके जो वारिस हैं ऑटोमेटिकली वो उसके शूज़ में स्टेप इन करके शरई तौर पे रेंट डिवाइड होगी। पर आपको पता ही है हमारे मुआशरे में वैसे भी औरतों को ये सामना करना पड़ता है कि उनके जो भाई बहन हैं उनके लीगल शेयर को छीन लेते हैं। तो डेफिनेटली मेरे भी दिमाग में ये सवाल था। बट अभी जो हो रहा है, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में आया है, ये 1987 से चल रहा था ये केस। 1987 से वो टेनेंट्स जो थे वो उसी ही मकान में रह रहे थे और मालिक मकान जो कि फौत हुआ था 1987 से, उसके अकाउंट में रेंट डिपॉजिट किए जा रहे थे। और वो रेंट ऑब्वियसली वो अकाउंट इनएक्टिव है बिकॉज वो 1987 से उनकी फौत की हुई भी है, तो नोबडी वाज क्लेमिंग रेंट। सो दोनों तरफ पे प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुआशरे में। आमना, पाकिस्तान में घर और दुकान के किराएदारी कवानीन असल में किस हद तक किराएदार और मालिक मकान के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? मुख्तलिफ सूबों में रेंट एक्ट्स जो हैं एक दूसरे से किस हद तक मुख्तलिफ हैं? तो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ कवानून ही हैं एंड कवानीन की उन काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो पंजाब में हमारा जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है 2009 का, सिंध का रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 से चल रहा है। अब हमारा जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है इन पंजाब, ये कानून मालिक मकान और किराएदार के दरमियान तमाम मसाइल रेगुलेट करता है। इसमें रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट होना इट्स मैंडेटरी। इसमें रेंट फिक्सेशन और इंक्रीज, इसका इजाफा भी इसका अर्ज किया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के कवानीन मालिक मकान और किराएदार के दरमियान और जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं एंड जो बेदखली की मेन रीजंस हैं वो भी लिखे गए हैं। बट बेदखली की एक रीज़न हमारे प्रोविंस में, पंजाब में और सिंध में, यू हैव टू हैव स्पेसिफिक रीजंस टू एविक्ट अ टेनेंट। बट मसला ये है कि टेनेंट इस केस में टेनेंट तो कह रहा था मैं तो रेंट जमा करवा रहा हूँ, और मालिक मकान कह रहा था भाई आप जमा करवा रहे हैं एक फौत हुए आदमी के नाम में कोर्ट में। तो मसला इससे आमना, ये तो चले एक छोटा मसला है कि वो तो रेंट दे रहे थे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज पर काबिज हो जाते हैं, 5 साल रहते हैं या कितना भी अरसा रहे, लेकिन पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो वो तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो उस हवाले से फिर मालिक मकान के जो हुकूक हैं, उनके राइट्स जो हैं, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कानून के?
तो आपके एक्चुअली जो आपका सवाल था ना कि डिपॉजिट तो कर रहे थे, बट वो डिपॉजिट एक्चुअली कैश तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक फौत हुए आदमी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि उसकी फौतगी पे सीज हो जाता है। तो एक्चुअली तो वो रेंट कोई नहीं पे कर रहे थे इस केस में। तो कोर्ट में तो जा रहे थे, बट वो किसी के नाम में दे रहे थे जो कि ले ही नहीं सकता। और आपका जो सवाल है कब्जा ग्रुप के खिलाफ कैसे आप, एक्चुअली तो कानून के तहत आपको FIR फाइल करना होता है अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को आके इलीगली उस पर कब्जा कर ले। और इन कवानीन के तहत कब्जा करने वाले को नहीं डील किया जाता इन कवानीन के तहत। सिचुएशन अगर ऐसे रख लेते हैं जिस तरह से ये कानून डिफरेंटली है और कब्जा करने वाली जिस तरह आप बता रही हैं कि ये डिफरेंटली किया जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जैसे लेट्स सपोज बाहर के मुल्क रहते हैं और यहाँ घर है और किराए पे सिस्टम चल रहा है और किराए पे उन्होंने घर दिया हुआ है, और अगर वहाँ उनका इंतकाल हो जाता है, यहाँ कोई अब टेक केयर करने वाला ही नहीं है, कोई वाली वारिस ही नहीं बचा और वो बंदा इंतकाल कर गया, तो घर किधर किसका होगा, क्या होगा, और वो अगर कब्जा कर लेते तो सिचुएशन फिर कैसे होगी? वेल टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई बंदा बाहर फौत हो जाए, आई थिंक उसकी लाइफ में उसको, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, पर्सनली एज अ लॉयर मैं तो कहती अपनी लाइफ में आप अपने एसेट्स को बेच दें या डिस्पोज ऑफ कर दें। लीगली हमारे शरई तौर पे आपको पता है कि इनहेरिटेंस लॉज में अगर आपका यहाँ कोई बच्चा भी ना हो, आपके भाई बहन के पास आपके चाचों को प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो शरई तौर पे तो इवन थर्ड रिलेशन रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी मिल सकती है, उनका शेयर हो सकता है। तो न्यूज़पेपर में एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होनी होती है जब कोई फौत होता है, बट अमूमन ये नहीं होता। और आपका जो सवाल है कि कब्जे से कैसे प्रिवेंट करें, यहाँ तो हमारे पंजाब में तो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज कब्जों पे चल रही हैं, रूडा के करीब स्पेसिफिक बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज। तो कब्जा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, एंड एक्चुअली ये मसला इसी से शुरू होता है कि लोगों के इतने वारिस होते हैं और वो वारिस एक न्यूक्लियर फैमिली से नहीं चल रहे होते, वो मल्टीपल फैमिलीज जैसे कि परदादे के सिबलिंग्स सबका उसमें शेयर है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आमना हमें ये भी बताएं कि अगर कोई किराए पर प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है और कोई मालिक मकान रेंट आउट करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो दोनों को कौन सी बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? तो ये हमारा कानून इसको तो डेफिनेटली देखता है। मालिक मकान और किराएदार के दरमियान एक तो आपकी जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको लाजमी तौर पे आपने लिखना है, और इसको लिख के हर जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं एक पेपर पे लिखनी होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप अपने हकूक कैसे मांगेंगे। तो पहली तो बात यह है कि आप उसको लिखें। दूसरी बात है कि ये स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर हो, और आप स्टैम्प पेपर पे जो रेलिवेंट आपकी स्टैम्प ड्यूटी है बेस्ड ऑन द रेंट आप उसको पे करें, और ये कानूनी सबूत और बेसिकली नफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर पंजाब में किराएदार का रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन या तहसील ऑफिस में कराना होता है, और टेनेंट और मालिक मकान के हकूक इसके ज़रिए मेंटेन हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंटोनमेंट बोर्ड या मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो वहाँ का रेंट रजिस्ट्रार और कंटोनमेंट बोर्ड के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। और जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड अग्रीमेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली अगर कोई रेंट डिस्प्यूट हो तो आपके पास सबूत होगा कि आपकी पूरी अग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आप रेंट के इजाफे का भी जरिया कर सकते हैं। हमारा तो पंजाब में अमूमन ये होता है कि 10% इंक्रीज होता है हर साल, तो आप मार्केट से ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते रेंट में। और फिर आपके पास बेदखली वगैरह के लिए प्रूफ भी है कि इन रीजंस में आप बेदखली कर सकते हैं कानून के जरिए, रेंट ना पे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे उसूल के मुताबिक किराया बढ़ा भी दिया है, लेकिन वो किराया जो किराएदार है वो उतना किराया दे नहीं रहे, तो फिर क्या कर सकता है कोई इंसान या मालिक मकान, कहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है? तो वहाँ आपके पास आपके रेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं इस एक्ट के तहत, और रेंट ट्राइब्यूनल पहले स्टेज पे रेंट ट्राइब्यूनल के पास आप जा सकते हैं अगर कोई रेंट अदा नहीं कर रहा कानून के और आपके रेंट एग्रीमेंट के तहत। उसके बाद वो रेंट कंट्रोलर और रेंट ट्राइब्यूनल के तहत वो डिस्प्यूट को सुन के अगर वो बंदा नहीं पे कर रहा रेंट, वो उसको निकाल सकते हैं। बट कानून के तहत आपको 15 से 30 दिन नोटिस देना पड़ता है उनको, ताकि वो अपनी गलती को ठीक करें, करेक्ट करें, टाइम उनको दें। बिल्कुल, ये गलती ठीक करने का अपना टाइम होता है। एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है मालिक मकान और किराएदार के दरमियान, और अगर वो काफी साल से रह भी रहे हैं तो रिपेयर का, क्योंकि ज़ाहिर है जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसे भी रिपेयर की ज़रूरत तो पड़ती है,
तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है कि जी किराएदार करवाएगा, चूंकि वो वहां पे रह रहा है, Yes. मालिक मकान का ये मौकिफ होता है, जबकि किराएदार कह रहा होता है कि नहीं जनाब मालिक तो आप है, मैं इस पे पैसे क्यों लगाऊं। क्या इसमें सिचुएशन होनी चाहिए? तो कानून के तहत आपको जो जिस जिस जगह में आप रह रहे हैं, किराएदार को सिर्फ रीजनेबल वेयर एंड टेयर की इजाज़त है। जी। इसका मतलब है जिस सूरत में आपको वो जगह मिली है, आपको उसी ही सूरत में मालिक मकान को वापस देनी है। तो Right. अगर आप 30 साल से एक ही जगह में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है उस पे वेयर एंड टेयर तो बहुत ज़्यादा होगी, रीजनेबल तो नहीं होगी। जी। तो अगर आपने उसी ही सूरत में उसको वापस देनी है, लेट्स से अज्यूमिंग कि वो आपको अच्छे कंडीशन में देता है, तो फिर आपको उस पर रीजनेबल रिपेयर तो खुद करनी होती है ना। जी। और अगर कुछ अनरीजनेबल हो, फॉर एग्जांपल मैं किराएदार हूँ और मेरे अपार्टमेंट में पिछले हफ्ते में ज़मीन का टाइल्स जो एक्सप्लोड हो गई अनइवन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये तो काफ़ी एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है। सही। तो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल कोर पे उसकी पुअर जैसे कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, वो मालिक मकान को देखने हैं। ओके। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि रीजनेबल वेयर एंड टेयर में नहीं शामिल होते। अच्छा आमना, लास्टली ये भी बताइएगा, मैं एक इस तो बात पे भी किराया अर्ज जी करूंगी, जी कुछ मैं जो एक घर गिरवी बात तौर अर्ज पर करूंगी। देते हैं। सॉरी, आप बोले। जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अब मैं कह रही थी कि जो हमारे हमारे ट्राइब्यूनल्स जो हैं, हमारे कोर्ट्स जो हैं, वो बहुत बहुत स्लोली केसेस प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए तो हमारा एक ऑम्बुड्स पर्सन का अदारा बना के औरतों के जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी उसी के इदारे पे चलें। अब उस इदारे पे कोई ऑम्बुड्स पर्सन तकरीबन 1 साल से नहीं लगी हुई, तो वो इदारा बिल्कुल वेकेंट चल रहा है। ठीक। तो अब ये जजमेंट्स तो निकल आती हैं सुप्रीम कोर्ट से, मसला ये है ऑन द ग्राउंड इनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। नहीं। तो ये जो कोर्ट्स हैं जिन्होंने ये एक्चुअली इन्फोर्स करना है, उनको तो पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। बड़ा सही। मसला चलता है जी, हमारे ये मसला है। मुआशरे में। शुक्रिया आमना आपके वक्त का, और वाकई ये बड़ा पेचीदा भी है वैसे समझने के लिए कानून, और उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती है। कानून बन जाते हैं, मौजूद भी होते हैं, और मुझे लगता है कि मालिक मकान को भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती, और किराएदारों को भी अपने कानूनी जो वो तकाजे हैं वो पूरे करें नहीं करें इस हवाले से इल्म नहीं होता। तो ये अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कानूनी तौर पर कोई एक्शन भी लिया जा सके।